हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, आज फाइनली आपकी सीबीएसई की डेट शीट डिक्लेयर कर दी गई। मिनिस्टर साहब ने आज शाम को डिक्लेयर करवाया है। तो देखिए, अब आपको क्लियर है कि फ़िज़िक्स का एग्ज़ाम आपका 13 मई को हो रहा है। तो जिनके पास फ़िज़िकल एजुकेशन है वो 8 के बाद सीधा 13 आपको 4 दिन का लगभग गैप मिलेगा। और जिनके पास इंग्लिश है उन्हें तो बहुत अच्छा गैप मिलने वाला है। ठीक है। तो गैप की बात अभी नहीं करें, अपन सिंपली बात करते हैं कि भाई 13 में आज अपन 2 फेब को बात कर रहे हैं। तो अब आप कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं या क्या आप दिमाग लगाएं, क्या जुगाड़ लगाएं कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो देखिए, अलग अलग लोगों के लिए स्ट्रेटेजीज अलग अलग होंगी। आज सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दूं कि भाई आपकी जो फिजिक्स की तैयारी है, तैयारी तो अपन बाद में करेंगे, पहले जाने तो सही कि करना क्या है। व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा सैम्पल पेपर है, कैसा पैटर्न है, इससे पहले आज फेमिलियर आपको करवाते हैं। फिर अपन आगे इसकी चर्चा करेंगे और वीडियोस में आगे आने वाले दिनों में कुछ रिवीजन सीरीज भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले इस बार का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका सीबीएसई के रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस और डीसी सर्किट्स वाला पूरा पार्ट, ये पूरा मिला के आपका 16 मार्क्स का वेटेज रखता है। आउट ऑफ 70 16 मार्क्स इससे पूछे जाएंगे। फिर आपके मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर प्लस ईएमआई प्लस एसी, ये 4 चैप्टर्स, ये मिला के आपके 17 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं। फिर आपके ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये मिला के आपका 18 मार्क्स का वेटेज है। फिर आपके ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई मिला के 12 मार्क्स का वेटेज है। और सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का वेटेज है 7 मार्क्स। तो सबसे पहले इन वेटेज को दिमाग में रखिए। मैं सबसे पहले कहूँगा, अगर आपको अब स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं कैसे तैयारी करूँ, कैसे नंबर का जुगाड़ लगाऊँ। कई लोगों के लिए तो 40 नंबर लाना ही बहुत बड़ी बात होती है, कईयों का एम 65, 67, 70 वाला होता है। तो अलग अलग बात है। बट सबसे पहले मैं कहूँगा, जैसा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, देखिए सबसे ज़्यादा जो कैची चल रही है इतने सालों में, इस साल का रिडक्शन छोड़ें, सेमीकंडक्टर्स वाले पार्ट पे हर साल ही रिड्यूस होता जा रहा है। पहले ट्रांजिस्टर का बहुत सेक्शन उड़ाया, इस बार तो सब कुछ ही उड़ा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं कहूँगा आप सेमीकंडक्टर से ही करिए। 7 नंबर हैं, 10% नंबर हैं। और ज़रा मैं इसका चेक करूँ कि सिलेबस में है क्या। देखिए ज़रा सिलेबस में बचा क्या है। बचा मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है एक तरह से। बस आपको एनर्जी बैंड्स सिंपल ध्यान रखना है कि भाई बैंड थ्योरी के बेसिस पे सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, बैंड गैप क्या होता है, और उसके बेसिस पे तीनों को समझाना है। ये छोटा सा पार्ट है, इसमें क्वालिटेटिव आइडिया केवल लिख के ये रखते हैं। तो वो हार्डली पढ़ा हुआ है, रिवाइज करने में 5 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे। वरना वो आप बिल्कुल ईजिली देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आए थे, आराम से काम हो जाएगा। फिर डायोड, डायोड का आपको पीएन जंक्शन का कंस्ट्रक्शन देख लो। पीएन जंक्शन बनता कैसे है, फॉरवर्ड बायस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स बायस में उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो लैब रिकॉर्ड में लिखी होगी, अभी आपने बस उसको याद कर लीजिए। फिर डायोड का यूज एज ए रेक्टिफायर, दोनों रेक्टिफायर पढ़ लीजिए। हाफ वेव कैसे करता है, फुल वेव कैसे करता है। और उसके बाद केवल स्पेशल पर्पस डायोड्स, उसमें भी जीनर हटा दिया, केवल एलईडी। एलईडी में केवल आपको उसका वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग कलर वाला याद रख लीजिए। और जो बेसिक उसकी बातें होती है कि भाई क्यों इकोनॉमिकल है, वो सारी चीज़ बची। फोटो डायोड कैसे काम करता है, कैसे फोटो डिटेक्टर की तरह काम करता है, उसका भी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। और सोलर सेल जो फोटो डायोड ही होता है, बस थोड़ा सा उसमें वेरिएशन होता है। तो इतना सा आपका ये सिलेबस है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, सेमीकंडक्टर्स पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत छोटा सा सेक्शन है और 7 नंबर आपके इंश्योर हो गए। जो पहले कभी घबराते थे लोग, अब तो है ही नहीं। ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा डराता था, वो डर तो है ही नहीं अब। फिर देखिए आपके जो 12 मार्क्स का पार्ट है, न्यूक्लियाई, एटम और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो अगर आपने 11th में केमिस्ट्री में भी ढंग से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह पढ़ा होगा तो वही देखना है आपको। सिंपली समझाना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी, वेव थ्योरी क्यों फेल हुई, आइंस्टीन की थ्योरी क्यों सक्सेस हुई, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स जनरली इस पार्ट से ज़्यादा आते हैं। और साथ में डी ब्रॉगली का रिलेशन की मैटर वेव्स का अलग अलग वेरिएशन, वो आपको देखना है। एटम्स के अंदर भी देखिए आपको बोर मॉडल बेसिकली ज़्यादातर देखना है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला थोड़ा सा पार्ट है। तो वही एनर्जी लेवल्स, एनर्जी के डेरिवेशंस, रेडियस की डेरिवेशंस, वो सब आपको देखनी है। और इसमें भी न्यूमेरिकल्स और न्यूक्लियाई, इस चैप्टर पे जबरदस्त कैची चली है। पढ़ना ही क्या है, केवल कंपोजिशन की, न्यूक्लियस में क्या होता है, वो आइसोटोप्स, आइसोबार्स और वो सारी थ्योरी की कैसे बने हुए हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस R इज R0 8⁻⁴ एक फॉर्मूला, उससे काम चल जाएगा। मास एनर्जी रिलेशन, बाइंडिंग एनर्जी वाला थोड़ा सा पार्ट पढ़ना है। मास डिफेक्ट और फिजन और फ्यूजन। रेडियो एक्टिविटी तो पूरी उड़ा दी गई। जो काइनेटिक्स पार्ट था, जो अल्फा डीके था, जो बीटा डीके था, जो गामा डीके था, सब कुछ उड़ गया। तो इसमें कुछ भी नहीं बचा है। न्यूक्लियस चैप्टर आधे घंटे का भी इफेक्टिवली मैं बता रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है, विद इन 30 मिनट से भी इजीली आप इसको रिकॉल कर सकते हो। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा है। तो ये बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, इनसे मार्क्स ले सकते हैं आप। ऐसे ही आप देखिएगा
वेव ऑप्टिक्स में केवल आपका डिफ्रैक्शन का छोटा सा पार्ट है, आपका पोलराइजेशन पूरा उड़ा दिया गया है, और बाकी इनिशियली आपको YDSC और वो सारी चीज़ें देखनी है। रे ऑप्टिक्स में आप देखिएगा, रे ऑप्टिक्स में आपका रिफ्लेक्शन तो हट ही गया, केवल लेंस बिकर्स फॉर्मूला, वॉली डेरिवेशंस, TIR, उसकी एप्लीकेशंस, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है, और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप वाली चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, EM वेव्स वैसे ही छोटा सा रहता था, और इस बार डिस्प्लेसमेंट करंट जो एक ही चीज़ उसमें लोगों को दुख देती थी वो भी हटा चुके हैं। आराम से आप करिए EM वेव्स के। आप सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देख लीजिए, कुछ करने की ज़रूरत ही इसमें नहीं बचने वाली आपके लिए। AC के अंदर जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, इसमें थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, इसमें कुछ ज़्यादा कटा नहीं है। EMI में भी कुछ ज़्यादा कटा नहीं है, तो पूरा आपको देखना ही उसमें पड़ेगा। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हट गई, आपका डाया, पैरा, फेरो सब कुछ हट चुका है। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, केवल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट देखिएगा, और स्पेसिफिक वो जो मैग्नेटिक डाइपोल वाले सेक्शन है उसको देखिए, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारी चीज़ें कटा बहुत कम है, केवल एक साइक्लोट्रॉन कटा है और कुछ भी नहीं कटा है, तो उसे पूरा ढंग से पढ़िएगा, ये टाइम टेकिंग हुई। देखिए स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके टाइम टेकिंग ही रहेंगे, करंट में भी आपको टाइम लगेगा, पोटेंशियोमीटर और वो सारी चीज़ें समझने के लिए। तो पहले मैं कहूँगा आप सेकंड बुक से करिए। देखिए सेकंड बुक ज़्यादा नंबर दिलाने वाली है ईजिली, जिनकी हालत थोड़ी सी टाइट है। अब जिसकी हालत अच्छी है उसके लिए तो सारी चीज़ें अच्छे से हो ही जाएंगी, बट जिनकी हालत टाइट है, एडवाइस सेकंड बुक को पहले फोकस कीजिए, फिर फर्स्ट बुक पे आइएगा, आप डेफिनेटली फ़ायदे में रहेंगे। तो जो केवल पास मारने की जुगाड़ कर रहे हैं, तो सेकंड बुक की चीज़ों को अच्छे से करेंगे तो आपका मेजॉरिटी काम वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं आप लोगों को सलाह दूंगा, बेटा इस तरह की एक बुक लेके आइए जिसमें चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, और चैप्टर में भी सब टॉपिक वाइज वेरिएशन हो। और ऐसी कोई पब्लिशर, देखिए मैंने भी ज़्यादा बुक्स अभी सर्च आउट नहीं की है, अगर होगी जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न से जो डिलीटेड पोर्शन है उसको भी हटाया गया हो, क्योंकि जनरली जो बुक वाले हैं वो उसी टेंडेंसी में रहते हैं, वो जो डिलीटेड है उसको हटाया नहीं होगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। बट अगर आप अवेयर हैं कि कैसे क्वेश्चन हट चुके हैं, तो आप उन पुरानी बुक से भी देख सकते हैं। जैसे कुछ बुक्स आती हैं मतलब अलग अलग पब्लिशर्स की, आई वोंट नेम एनी पब्लिशर, बट जिसमें चैप्टर में भी सब टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन छाट के दिए गए हों, उनसे तैयारी कीजिए, उनसे आपको आइडिया लग जाएगा मुझे कैसे पढ़ना है। देखिए एक बच्चे वो होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज़ पढ़ते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो आप कुछ स्ट्रेटेजी बताने की बोर्ड्स में ज़रूरत नहीं बचती। बाकी जो नॉर्मल जनता है जो अभी जागी है, उसके लिए बेटर यही होता है, पहले देखिए एग्जाम में क्या पूछा गया था, फिर आप तैयारी कीजिए। इंस्टेड कि आप सारी NCERT चाट रहे हैं या कोई और बुक्स पढ़ रहे हैं, उसकी नहीं, पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, आप देखोगे उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत कुछ आप खुद ही मतलब ढंग से अगर उसको एनालिसिस करोगे तो आप खुद को ही आइडिया लग जाएगा यार घूम फिर के क्या आता है। अच्छा, ये तो हुई सिलेबस से थोड़ी सी जान पहचान। फिर सिलेबस की जान पहचान के बाद जो दूसरी जान पहचान मैं आपकी करवाना चाहूँगा, वो मैं कह रहा हूँ कि आप जान पहचान कीजिए कि इस बार का नया सैम्पल पेपर, ये जो नया सैम्पल पेपर है, जैसा नया पैटर्न है, पहली बार आपके लिए पैटर्न आ रहा है। देखिए इस पैटर्न में क्या है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी इंटरनल चॉइसेस होती है, 33 क्वेश्चन हैं, 5 भागों में विभाजित है। सेक्शन ए में 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, 1 मार्क वाले, जिनको सिंपली 1 लाइन या 1 वर्ड में आंसर कीजिए। 4 असर्शन रीजन है, ये अब कई लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं असर्शन रीजन, अगर आदत नहीं हो तो भी पहले उन 10 नंबर पे फोकस कीजिए, इन 4 को बाद में देखिएगा। सेक्शन बी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कुछ पैराग्राफ है और उस पर बेस्ड 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें से कोई 4 आपको चुनने हैं। ठीक है, सेक्शन सी कंटेन्स 9 शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स ईच, सेक्शन डी कंटेन्स 5 शॉर्ट आंसर ऑफ 3 मार्क्स ईच, एंड सेक्शन ई कंटेन्स 3 लॉन्ग आंसर्स। नो ओवरऑल चॉइसेस बट इंटरनल चॉइसेस इज प्रोवाइडेड। सबसे पहले जो 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं इनमें तो आपकी टेस्टिंग ही होती है। देखिए 1 वर्ड या 1 लाइन लिखनी है तो जो आंसर है वही लिखना होता है, तो बट इतने टफ भी नहीं आते, 10 में से 6-7 तो आपने ढंग से पढ़े तो वैसे इजीली हो ही जाएंगे। थोड़ा सा आप इनका आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस इनके अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए कि आप ये 10 क्वेश्चंस के बाद आपके पहली बार ही असर्शन रीजन आ रहे हैं, तो ये अगर आपने कोचिंग वगैरह में थोड़ी तैयारी की है तब तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ी प्रैक्टिस आपको इसके लिए करनी पड़ेगी। टिपिकली ज़्यादा टफ नहीं आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ असर्शन रीजन पहली बार आए हैं, टफ नहीं आएंगे, बट थोड़ा आप उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूर करके रखिए। केस बेस्ड आपके लिए नया है, और ऑब्जेक्टिव्स देखिए डरावने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिख के आओ, नंबर टीचर नहीं दे सकता। ABCD में A आंसर है तो अब आपने A के अलावा कुछ भी किया है तो वो चाह के भी नंबर नहीं दे पाएगा, तो ये थोड़ी सी टफ पार्ट रहेगी, इसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस करिए। जो नए नए आपको क्वेश्चंस मिलते हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ स्पेशल यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इन्होंने डायमंड और फेराडे के एज के बेसिस पे दिए हैं। फिर सेक्शन सी आपको दे रखा है, इसमें 2 क्वेश्चंस में आपको चॉइस दे रखी है, तो जहाँ चॉइसेस हैं वहाँ अच्छी है। देखिए मैं सारा ध्यान दूंगा 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में देखिए बहुत लिमिटेड स्टाइल के क्वेश्चन ही बचेंगे, और 5 नंबर की सबसे अच्छी बात क्या होती है, हर क्वेश्चन में चॉइस होती है, तो आपने कोई एक चीज़ नहीं आई तो भी दिक्कत नहीं है, दूसरा ऑप्शन उसमें से चुन सकते हैं। जैसे देखिए गॉस लॉ का इसने दिया है, तो गॉस लॉ जनरली बहुत काम का होता है,
गॉस लॉ और गॉस लॉ पे बेस्ड डेरिवेशन, ये जनरली बहुत फेवरेट चीज़ रहती है। तो जो भी डेरिवेशंस आपकी गॉस लॉ पे बेस्ड हैं उनको आप देखिए, इस बार और रिड्यूस हो चुकी है, जो बची हुई हैं उनको देखिएगा, प्लस बेसिक एप्लीकेशन जैसे यहाँ इनफाइनाइट शीट की सीरीज लगा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर डाइपोल से रिलेटेड डेरिवेशंस भी आपकी काम की होती है, उसका फील्ड, उसका पोटेंशियल, उसका टॉर्क, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, चारों चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, कोई ना कोई बैठ गई तो अपन कर लेंगे। फिर ये एसी वाले पार्ट से आपके जनरेटर का क्वेश्चन है या कैपेसिटर के फेजर डायग्राम वगैरह का है, तो कैपेसिटर मतलब एलसीआर तीनों का अलग अलग भी देखिए, सीरीज सर्किट का भी देखिए, जनरेटर भी देखिए, यही 4-5 क्वेश्चन ले दे के बड़े में इसमें बनते हैं जो आप इजीली बना सकोगे। फिर वेव ऑप्टिक्स से यहाँ पे दे दिया वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट का शेप बना दिया, स्नेल्स लॉ वेरीफाई करो, तो हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन को प्रूव करना ये वैसे भी काम का रहता है। फिर ये टेलीस्कोप और इनकी बेसिक थ्योरी, इस पे बेस क्वेश्चन है, इसको भी आप देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ऑप्टिक्स से दिख रहा है इस सैम्पल पेपर में, एक आपका दिख रहा है जनरेटर मतलब ईएमआई एसी वाले पार्ट से आ गया, और एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पार्ट से। तो बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, आप आराम से करिए, कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बट जैसा मैं कह रहा हूँ, स्टार्ट कीजिए अपन सेकंड बुक से, अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा इत्मीनान से करिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जो भी सेक्शन आप पढ़ रहे हैं, उसे पढ़ें या पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद ज़रूर देखें कि उससे क्वेश्चन कैसा आता है, क्या ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आप करोगे तो आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आप फंसने वाले नहीं हो, ठीक है। फिर देखिए आपका जो सीबीएसई कहता है, मतलब पता नहीं अभी इसको कितना फॉलो करना है, आई डोंट एग्री विद इट, बट ये कहते हैं आपके 27 नंबर के क्वेश्चन होंगे जो रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग वाले डेफिनेशन डेरिवेशन बेस्ड रहेंगे, 22 क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले आएंगे, और 22 नंबर के क्वेश्चन अप्लाइंग वाले आएंगे, जिसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे, और 21 नंबर के एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिंग, ये कुछ इस तरह से कुछ अच्छे अच्छे फैंसी नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं कितना कुछ से आता है, बट फिर भी मान के चलिए अच्छा खासा पेपर आपका मेमोरी बेस्ड रहता है, जिसे आप कर सकते हो। हाँ, कुछ पेपर ऐसा एप्लीकेशन बेस्ड भी रहता है, और ये सीबीएसई के पेपर्स में मैंने नोट किया है। ये अलग बात है, वो अल्टीमेटली मार्क्स देते हुए कुछ ज़्यादा लीनियंट होते हैं और नॉर्मलाइजेशन ऐसा कर लेते हैं कि वो नंबर अच्छे आ जाते हैं। क्योंकि मेरा जो सेंस है, इतने सालों से पढ़ाने का जो सेंस है, अगर ईमानदारी से इवैल्यूएशन हो तो फिज़िक्स के पेपर में बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने इतने आसान नहीं होंगे। पेपर ठीक आता है सीबीएसई का, ऐसा नहीं है बिल्कुल ईजी आता है, पेपर अच्छा आता है तो इस फर्दर चेकिंग ईजी, और प्लस वो जो नॉर्मलाइजेशन का आप जो भी बोल सकते हैं, फ्रॉड बोलें या जो भी बोलें, आई डोंट वांट टू नेम एनीथिंग, उसके कारण वो मार्क्स फिर भी बढ़ जाते हैं। बट ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज आपको रूबरू कराने के लिए था। अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक करके चैप्टर्स के साथ स्टार्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो आप, एक एक करके करें, आराम से बनते जाएंगे चैप्टर्स। कुछ चैप्टर्स के रिविजन वीडियो बोर्ड पर्पज से एक्चुअली मैं भी कुछ स्टूडेंट्स को के लिए मुझे बनाने हैं, तो उनको आई ट्राई कि मैं आपके साथ इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करूं, और जो टेस्ट पेपर्स मैं लूँगा उनको भी मैं टेलीग्राम ग्रुप्स या इस पर शेयर करके जितना मेरी तरफ से आपके लिए हेल्प हो सकती है करेंगे। और भी आप कुछ चाहते हैं, कोई सजेशंस हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।